हेलो डियर व्यूअर्स, द मंत्रा क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मंत्रा क्लासेस के अंतर्गत एक नई सीरीज उत्तराखंड के इतिहास की शुरू करेंगे, जिसमें हम आज पूरा पाषाण काल से लेकर और 1949 तक के इतिहास की बात करेंगे। और ये एक सीरीज होगी जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के इतिहास का समग्रता से अध्ययन करेंगे और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण राजवंश जैसे कि आपने कत्यूरी वंश और कुमाऊं के जो चंद वंश हैं, परमार वंश हैं, गढ़वाल के, इन सबके बारे में हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम जो आधुनिक भारत का इतिहास है उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स की जो नीतियां थी उनसे भारत में जो थे उनका उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ा और उत्तराखंड में जो आंदोलन था उसका प्रभाव क्या रहा और किस प्रकार आंदोलन ने उत्तराखंड में एक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि उत्तराखंड, जिसे एक देवभूमि भी कहा जाता है, वो किस प्रकार से हमारे पुराणों के अनुरूप और किस प्रकार, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जितने भी मंदिर बने हुए हैं, आपने सुना होगा कि कत्यूरी शैली आपने अक्सर सुना होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे मंदिरों का निर्माण हुआ और किसने करवाया। तथा इसके अंतर्गत हम यह भी जानेंगे कि क्यों उत्तराखंड को गढ़वाल और जो गढ़वाल को जो केदार खंड और कुमाऊं को जो मानस खंड में बांटा गया, वह किस प्रकार उसकी चर्चा हमारे पुराणों में की गई है। और साथ ही हम यह देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण जितने भी स्थान हैं उत्तराखंड के, वो किस प्रकार हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। जैसे आप धार्मिक स्थानों को लेकर चल सकते हैं इसमें। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सर्वप्रथम हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास को पढ़े कैसे, क्योंकि इतिहास चूंकि एक बोरिंग सब्जेक्ट सा लग जाता है, लेकिन हमें इसे तारीखों की भांति याद नहीं रखना है, बल्कि हमें इसके जो कालक्रम है उसे समझने की कोशिश करनी है कि किस प्रकार से कालक्रम चलता है और हम क्यों इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई आ रही है, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि यूक्रेन और जो रूस का वॉर चल रहा है, तो जो भी वर्तमान में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उसका जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसकी जड़ें हमें भूतकाल में देखने को मिलती है और हिस्ट्री हमें बताती है कि ऐसा क्यों था और ऐसा क्यों हुआ। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य की जो क्रमिक विकास था वो किस प्रकार हुआ। तो आप इसे शुरू करने के लिए सर्वप्रथम यह इमेजिन कीजिए कि जब जब हमारे जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति हुई होगी, तो उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि कई वर्षों तक, कई हजारों करोड़ों वर्षों तक जो पृथ्वी का विकास क्रमिक रूप से होता रहा। तो हम शुरू करेंगे मानव सभ्यता के विकास को, क्योंकि पृथ्वी का जो विकास है वो हमारे विषय वस्तु नहीं है अभी। तो हम लोग अभी पुरा पाषाण काल से ही शुरू करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो, देखिए आपको इतना तो पता होगा कि हमें भोजन तो जरूरी चाहिए। तो भोजन हमें उस समय इतने जो पेड़ पौधे थे, मनुष्य जो है शाकाहारी भी इतना नहीं था, क्योंकि उसका जो ज्ञान था वो उस सीमा तक नहीं था उस समय। तो वह शिकार करता था, उसकी प्रवृत्ति जो थी वो शिकारी थी। और पूरा पाषाण काल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास जो है हमारा, उसे हम अगर जो जितने भी हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनके आधार पर हम इतिहास को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पुरातत्व जो है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो मनुष्य था उसने बड़े बड़े हथियारों जैसे पत्थरों का उपयोग किया। पत्थरों का उपयोग उसने जो जानवरों को मारने के लिए किया, जिससे उससे अपना शिकार बनाया। तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि जो प्रारंभिक मानव रहा होगा उसके पास न तो कोई कृषि थी और न ही उसके पास कुछ खाने का कोई अन्य साधन था। तो अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बस इसे एक महसूस करना होगा और इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको विजुअलाइज करना होगा कि
आप होते तो फिर आप क्या करते उस समय पे। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, जब प्रारंभिक मानव रहा होगा तो वनों का विकास हो रहा होगा उस समय। तो अब आप पहाड़ की चोटी पर तो उस समय रह नहीं सकते थे, क्योंकि कोई पाइपलाइन नहीं थी, कोई नहरें नहीं थी। तो प्रारंभिक जो मानव है वो आपको ज्यादातर ऐसे जगहों पर मिलेगा जहां पर भोजन मिलेगा और जहां पर आवास मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक मानव हमें मिलता है उसे उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो भोजन होना चाहिए, दूसरा आवास होना चाहिए, और जो तीसरा है वो महत्वपूर्ण है, वो है पानी। अब आप एक इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो जानवर है उससे भी सेम कंडीशन जीने के लिए चाहिए। जैसे मनुष्य को चाहिए भोजन, पानी और आवास, तो जानवर को भी भोजन, पानी और आवास चाहिए। तो वह जो जानवर है वो भी ऐसी जगह अपने लिए ढूंढेगा जहां पर उसे भोजन, पानी, आवास तीनों मिलेंगे। तो ऐसी जगह किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे, जहां पर एक पहाड़ी भी हो और जहां पर मतलब एक गुफा टाइप की हो, जहां पर कि मनुष्य और जानवर जो है बरसात के मौसम में अपने आवास को सुनिश्चित कर सके। तो आप ये भी देखेंगे कि जो प्रारंभिक पुरापाषाण कालीन हमें जितने भी स्रोत मिलेंगे, और हम लोग फ्रेंड अपनी सहूलियत के लिए पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। इसमें हमें निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण में विभाजित करते हैं। और उत्तराखंड की बात पर्टिकुलर करें फ्रेंड, तो हमें उत्तराखंड में जो निम्न पुरापाषाण है, और मैं बता दूं कि इन तीनों की विशेषताएं ये होती हैं कि जो निम्न पुरापाषाण काल होता है इसमें हमें कोर के औजार मिलते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो उस समय क्योंकि मनुष्य की जो शारीरिक विकास था वो उतना नहीं हुआ था, तो उस समय हमें कोर औजार अधिक मिलते हैं। और जैसे ही हम निम्न पुरापाषाण काल या फिर मतलब जैसे ही हम निम्न पुरापाषाण काल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, तब हमें जो फ्लैग के हथियार होते हैं वो अधिक मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोर और फ्लैग में क्या है। तो फ्रेंड की एक अगर पत्थर है हमारे पास, हम जब किसी दूसरे पत्थर से, जो पुराने जो लोग रहे होंगे, जो मानव रहा होगा प्रारंभिक, वह जब इसे फोड़ता होगा तो इससे 2 प्रकार के हथियार निकलते होंगे। मतलब उनके लिए जो हथियार है जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो बड़ा पत्थर निकलेगा, पत्थर का बड़ा हिस्सा निकलेगा, और दूसरा पत्थर का छोटा हिस्सा निकलेगा। तो जो प्रारंभिक मानव था उसने पत्थर के बड़े हिस्से का प्रयोग किया है, और जो उसके बाद का जो मानव होगा वो धीरे धीरे भोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप, अब खुद की आवश्यकताओं के अनुरूप उस पत्थर को छोटा करेगा। और जब वह मध्य पुरापाष और उच्च पुरापाषाण में आएगा तब उसके औजार फ्लेक से बनेंगे। अभी उसके औजार कोर से बनते हैं। तो फ्रेंड, जो ये बड़ा हिस्सा है ये कोर है, और जो ये पतला हिस्सा है ये फ्लेक है। तो पहले औजार कोर से बनते हैं, बाद में औजारों को फ्लेक से बनाया जाता है। तो ये तो हमने समझा कि पुरापाषाण काल में किस प्रकार से जो शिकार था उसे प्रारंभिक मानव करता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है, इसमें जो मनुष्य था उसने कोर और फ्लेक औजारों दोनों का इस्तेमाल किया। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसने अगर कोर से फ्लेक की तरफ बढ़ा तो उसने फ्लेक के ही औजारों का उपयोग किया और कोर औजारों का उपयोग करना छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसने मध्य पाषाण में एक नई चीज अपनाई, उसने शिकार के साथ साथ संग्रहण करना भी शुरू कर दिया। जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे कि आपको मतलब ये देखा होगा आपने कि खाने की आज अगर खाना है तो कल जरूरी नहीं कि वही खाना बचेगा। तो इसीलिए जो प्राचीन मानव था उसने शिकार को बचाना, संग्रहित करना शुरू कर दिया। और इसी के बाद जब नवपाषाण में मानव ने प्रवेश किया तो उसने जो कृषि की शुरुआत थी प्रारंभिक, वो शुरू कर दी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मध्य पाषाण में उसने पशुपालन भी शुरू कर दिया था, और साथ ही वह आखेटक और संग्राहक तो था ही। लेकिन अब नवपाषाण आते आते मनुष्य ने जो कृषि है उसका प्रयोग शुरू कर दिया। और जैसा कि आपने हिस्ट्री में आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्रारंभिक खेती थी उसने वह की, और इसके काफी पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। और उसके बाद जैसे कि नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण आता है, उसने उस काल में जो तांबे की बनी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग किया। और फ्रेंड, इसी में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जैसे ही मनुष्य मध्य पाषाण में संग्रहण कर रहा है, संग्रहण का मतलब किसी भी चीज को, जैसे उसने शिकार कुछ था कुछ आगे के लिए बचा दिया, तो उसी उसको फ्रेंड इसमें जैसे कि यहाँ पे तो शिकार है,
और यहाँ पे नवपाषाण काल में वह अपने लिए कृषि उत्पाद जैसे कि चावल हो गए, जौ हो गया, तो उसे उनको स्टोर करने के लिए, उन्हें संग्रहण करने के लिए उसे कुछ पात्रों की आवश्यकता, कुछ बर्तनों की आवश्यकता होगी। और इसी दौर में अभी लोहा तो कुछ है नहीं, कुछ हमारे पास फैक्ट्रीज है नहीं कि जिससे हम बड़े बड़े कुछ भी बर्तन, या फिर प्लास्टिक तो है नहीं कि हम लोग कुछ भी बना सके। तो इस समय फ्रेंड हमारे पास थी मिट्टी, और हम मिट्टी से सब सर्वप्रथम हमें बर्तन मिलेंगे जो कि उतने अच्छे नहीं होंगे, जिनमें जैसे कि कई प्रकार के बर्तन मिलते हैं जो कि उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य प्रयास करता है फ्रेंड संग्रहण करने के लिए। उसे अगर जौ संग्रहित करने हैं अगली बारी के लिए, तो उसे बर्तन चाहिए, और उन बर्तनों का प्रयोग वो नवपाषाण काल से और मध्य पाषाण काल के अंत तक करना शुरू कर देता है। और उसके बाद फ्रेंड जैसे ही उसे तांबे का ज्ञान होता है, तो फिर ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब वह तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करता है थोड़ा बहुत, और तांबे की तीर बनाता है। आपने भाले देखे होंगे, तीर वगैरह, आप अगर माइथोलॉजिकल सीरीज देखते हैं तो उसमें जो तीर वगैरह होते हैं उनके आगे के भाग, नुकीले हिस्से जो होते हैं वो तांबे से बनाए जाते थे। और उसी के साथ आपको उसके बाद महापाषाण, कुछ जगहों पर आपको महापाषाण देखने को मिलता है। जैसे कि जो जिन इलाकों में खेती नहीं होती है वो लोग नवपाषाण काल से नहीं गुजरेंगे। अब अगर आप सोचते हैं कि जैसे आपको अगर कहीं पे बहुत पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा, और वहाँ पे जो खेती लायक मैदानी जमीन है वो नहीं है, तो वहाँ पे महापाषाण सभ्यता पनपी। महापाषाण सभ्यता फ्रेंड ये है कि उसमें बड़े बड़े पत्थरों में, जैसे जो बरियल्स होते हैं, जैसे शवाधान होते हैं, वो बड़े बड़े पत्थरों से किया जाता था, और उसमें मेहनिर करके बड़े बड़े पत्थर होते थे, इस टाइप के कुछ खंबे होते थे, बड़े बड़े पत्थर महापाषाण कहते थे। महापाषाण का मतलब जैसे नाम से भी लग रहा है कि महा मतलब बहुत बड़े पाषाण पत्थर थे, और आपको इमेज में भी दिख जाएगा। और फ्रेंड इसके बाद जो महापाषाण कहीं पे चल रहा है दक्षिण भारत में और उत्तराखंड में भी इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड वैदिक काल शुरू होता है, जहाँ से जो साहित्यिक स्रोत हैं वो भी मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वैदिक काल के हमारे पास पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो इतने नहीं हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि वो मतलब ऐसे नश्वर पदार्थों का उपयोग करके जो जितने भी अपनी आकृतियां हैं, भवन हैं, वो बनाते होंगे, जिससे कि उसके जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो बहुत कम मात्रा में मिले हैं। और उसके बाद फ्रेंड उत्तर वैदिक काल में भी पूरा साहित्यिक एरा है, जिसमें कि हम मतलब जानेंगे कि किस प्रकार जो वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन हुए उनमें उत्तराखंड में क्या प्रभाव पड़ा। और महाजनपद काल में जिसमें कि कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है, महाभारत का वर्णन किया गया है, उन सब के बारे में हम समझेंगे। और उसके बाद बुद्ध काल, मौर्य काल जो आते हैं, ये हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण जो टाइम लाइन है ये मौर्य काल से शुरू हो जाती है, क्योंकि मौर्य काल में जो भारत है उसका वह एक राष्ट्र के रूप में पनप रहा था। और फ्रेंड इसी के बाद हम उत्तराखंड के जो इतिहास है अब उस पर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में पुरापाषाण काल के दौरान क्या स्थिति थी। तो फ्रेंड उत्तराखंड में निम्न पुरापाषाण काल के जो स्रोत हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वह ऐसी जगहों पर मिलेंगे जहाँ पे भोजन, पानी और आवास होगा। तो फ्रेंड ऐसे स्थान जैसे श्रीनगर जो है पौड़ी में, तो श्रीनगर की जो अलकनंदा घाटी है उसके वहाँ पर मिले हैं, उसके बगल में मिले हैं, मतलब घाटी के तट पर मिले हैं। और जो पश्चिमी रामगंगा है जो कि आपने अल्मोड़ा और जो पौड़ी की बॉर्डर तक वहाँ बहती है, वहाँ पर मिले हैं। और फ्रेंड कालसी एक स्थान है, आपने सुना होगा, जहाँ पर शिलालेख भी है। तो कालसी में जो यमुना नदी है, जो टोंस नदी है, वहाँ जो देहरादून साइड बहती है, तो उसके तटों पर जो शिलालेख है कालसी में, उसी साइड में भी हमें निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिलते हैं, जो कि मैंने बताया आपको कि जो कोर के बने होते थे। और इसके बाद फ्रेंड जैसे कि और भी स्थान है, जैसे खुटानी नाला है अल्मोड़ा, और जो नैनीताल में भी इसके जो स्रोत, जो हथियार हैं, औजार हैं, वो मिले हैं। और फ्रेंड निम्न पुरापाषाण काल के तो पर्याप्त स्रोत तो हैं हमारे पास, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल और जो उच्च पुरापाषाण काल है इसके स्रोत उतने मिले नहीं हैं अभी तक। और उसके बाद जो हम महापाषाण काल की बात करें, अच्छा इससे पहले जो ताम्रपाषाण है फ्रेंड,
वो बनकोट में मिले हैं। बनकोट में हमें ताम्र पाषाण कालीन जो मुद्रा, जो मतलब मानवाकृतियां हैं फ्रेंड, आपको चित्र में दिखेगी अभी। ये एक मानवाकृति है और ये ताम्र पाषाण कालीन है। और इसके बाद तो महापाषाणीय जो उदाहरण है फ्रेंड्स, ये हमें द्वाराहाट के जो चंद्रेश्वर मंदिर है, इसके जो पश्चिम दिशा में, इसके पश्चिम की तरफ पे 12 जो मेहनिर है, मेहनिर का मतलब जो ऐसे खंबे हैं फ्रेंड्स, ये बने हुए हैं। और इनसे हमें ये पता चलता है कि किसी समय इतिहास में कभी यहाँ पर महापाषाणी जो संस्कृति है उसका प्रचलन रहा होगा। और अब इसके बाद हम, ये तो रहे फ्रेंड हमारे जो मतलब पत्थरों के बेस पे, औजारों के बेस पे हमने जो अभी तक जो संस्कृतियां थी उनको जाना। और अब हम देखते हैं कि इसके साथ ही हमें जो, जैसे उडियार कहते हैं जिन्हें, वो भी मिलते हैं। जैसे जो आश्रय हैं, ये तो हमने उनके शिकार करने के जो, अभी तक हमने उनके शिकार करने के जो जितने भी उपकरण थे उनके आधार पर, और उनके द्वारा जो प्रयोग में की गई जो पत्थर थे जैसे कि महापाषाणी संस्कृति वाले, उनके आधार पर जाना। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से आवास के आधार पर इनका हम समझ सकते हैं इनका व्यवहार और इनकी संस्कृति को। तो आवास के स्थान पर फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि नदी के किनारे और ऐसे स्थानों पर जहाँ पे चट्टानें होंगी, जहाँ पे रहने के लिए कुछ उड़िया टाइप के होंगे। अगर आप लोग गढ़वाल में आए हैं, उत्तराखंड में आए हैं कभी, चाहे कुमाऊं हो, तो आप लोग उडियार से परिचित होंगे। तो फ्रेंड, जो उडियार है वहाँ पे एक नागफनी टाइप का एक रहता है, जहाँ पे जैसे नागफनी का पेड़ होता है, जैसे नाग इस टाइप से निकला होता है, तो इसी प्रकार से, जिससे कि उसके नीचे जो है मानव वो निवास कर सके बारिश के टाइम पे या फिर किसी भी अन्य प्रकार की स्थिति में। तो फ्रेंड, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार जो पुरा पाषाण काली या फिर मध्य पाषाण काली जो मानव था, वह अल्मोड़ा जो जिला है हमारा, वहाँ उसके उदाहरण मिलते हैं। और आइए फ्रेंड, अब हम जो पुरातात्विक जितने भी जो गुफाएं हैं, जो प्राचीन काल के लोगों की जो जितने भी जो आवास स्थल रहा होगा उनके बारे में उत्तराखंड में चर्चा करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया फ्रेंड्स कि जहाँ पे पानी होगा और जहाँ पे खाना होगा, वहीं पे आवास अगर हो तो वह स्थान प्राचीन मानव के लिए उपयुक्त था। तो इस प्रकार की जो स्थान है फ्रेंड, वह जैसे कि लखू उड्यार आपने नाम सुना होगा, जो अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर जो प्राचीन जो गुफा है, एक उडियार है। उडियार का मतलब एक गुफा टाइप की एक जो आकृति होती है उससे होता है, जहाँ पर रहने का स्थान होता है। जैसे पहाड़ होते हैं तो उस पर एक नागफनी टाइप का एक, जो नागफनी टाइप का एक जो पत्थर होते हैं वो बाहर निकले होते हैं, तो जो कि आवास के लिए बरसात के टाइम पे एक उपयुक्त स्थान हो जाता है, जैसे कि कई स्थानों पर पाया भी जाता है उडियार। तो इस प्रकार एक लखू उड्यार जो सुयाल नदी से उससे तट पर, मतलब उसके बगल में बसा हुआ है, जहाँ पर पहले के लोग रहते थे, तो वह स्थान प्राचीन मानव के लिए उपयुक्त था। और इसी के साथ फल सीमा नाम का स्थान है अल्मोड़ा में, और फड़का नौली, और जो लखू उड्यार है उसी के बगल में, उसी से कुछ थोड़ी दूरी पर एक लुएथाप नाम की जगह है, जहाँ पर भी कुछ उड्यार हैं। और फ्रेंड, जो ये जितने भी उड्यार हैं, जैसे लुएथाप है, तो इससे जो लुए होता है, आप इस नाम से भी कुछ लोग अंदाजा लगा सक रहे होंगे इस बात का कि जो लुए है वो उसका मतलब खून से है, जो कि लाल रंग का होता है। तो जो लुएथाप नाम की जो गुफा है, जो उड्यार है, वहां पर जो दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं वो लाल रंग से बने हुए हैं। और इसी के साथ जैसे काला माटी, फल सीमा भी, जो जितने भी जो ये उड्यार हैं, गुफाएं हैं, यहाँ पर जो प्राचीन मानव थे उसने अपनी चित्रकारी की है, जिसके माध्यम से हम उसके समाज के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो लखू उड्यार है, वहाँ पर जो प्राचीन मानव था उसने जो चित्रकारी में जो नृतक मंडली का एक चित्र बनाया है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि प्राचीन समय से ही जो नृत्य है वो भी मानव द्वारा किया जाता था, और जैसा कि हम आज भी देखते हैं। और इसी के साथ जितने भी जो फड़का नौली, लुएथाप, काला माटी, फल सीमा, जो भी ये स्थान है, यहाँ पर भी जो
चित्र हैं वो मिले हैं। और इसी के साथ फ्रेंड जो चमोली है, हमारे चमोली में एक स्थान है फ्रेंड जिसका नाम है गुरख्या उद्यान। यह नाम से तो एक उद्यान लगता है, जैसा कि हम लोग उद्यान से समझते हैं कि एक गुफा नुमा एक आकृति होगी, एक जहां पर प्राचीन मानव रहा होगा। लेकिन यह जो गोरखिया उद्यान है फ्रेंड्स के बारे में कहा जाता है कि यह कोई उद्यान नहीं है, और यहाँ पर केवल कुछ चित्रकारी की गई है, और यहाँ पर जो मनुष्य है उन्हें जो तीर नुमा है ऐसा दिखाया गया है, मनुष्य की आकृति को तीर नुमा दिखाई गई है, और यह उत्कृष्ट चित्रकारी का एक नमूना माना जाता है। और इसके बारे में कहावत है कि जब गोरखा उत्तराखंड से जब लूटपाट करके माल को यहाँ से ले जाते थे अपने देश, तो वह रास्तों में उसे छिपा देते थे, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मतलब गुफा नहीं है, जैसे कि नाम से लगता है हमें उड्यार, गोरखिया उड्यार, तो ये चमोली में है। और फ्रेंड इसी के साथ ही जो जैसे कि आपको पता है कि पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में है, वहां से पिंडर नदी जो निकलती है वो ग्वालदम, यहाँ पे बॉर्डर पर जो ग्वालदम है और थराली और जो कर्णप्रयाग तक का जो ये रूट है, यहाँ पर इस मार्ग के बीच में एक मिनी नाम की एक जगह है जहाँ पर भी वाइट या फिर सफेद कलर से जो चित्रकारी की गई है, ऐसा कुछ पत्थरों पर निशान मिले हैं, और जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्राचीन मानव था वह कला के विषय में काफी जागरूक था, और वह अपने समाज में कैसे रहता था। तो ये था हमारा पाषाण काल से संबंधित इतिहास। और अब आगे चलकर हमें यह जानना है कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, जितने भी वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें उत्तराखंड की किस प्रकार से जिक्र किया गया है और किस प्रकार से उत्तराखंड को एक देवभूमि के तौर पे हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया और इसके पीछे क्या कहानी है, और हम वेदों पुराणों में इसके उल्लेख का भी जिक्र करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।